देख ये करंट का फॉर्मूला बताओ, Q बाई टी। मतलब जो बच्चा 10 में पढ़ता है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, हमारे लिए नहीं है। ठीक, Q बाई टी हो गया। इसमें Q का मतलब क्या है? चार्ज जो ही बॉडी के ऊपर फ्लो करता होगा वो चार्ज, और T क्या है? कितने टाइम में फ्लो किया। ठीक, इस चार्ज को हम और क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल्स टू N इनटू E। इसको क्या बोलते हैं? दिस पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज चार्ज क्वांटाइजेशन। चार्ज क्वांटाइजेशन तो कभी आए तो आप उसको लिख सकते हो, एज अ प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि Q का वैल्यू क्या होता है? N इनटू E, जहां N का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और E का मतलब क्या है? उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो गया। तो अब इस टर्म हम क्या करेंगे? करंट का वैल्यू क्या होगा? Ne बाई टी हो सकते हैं। कभी कभी देखिएगा अगर सवाल आपका लेंथ दिया है, अगर इस पर सवाल है तो बहुत फट से कर लेंगे आप। वही सवाल अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म पे आएगा तो आपकी नानी मर जाएगी। देन एन का वैल्यू बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है उसके अंदर। तो उसके लिए क्या करना है आपको? चार्ज निकालना, करंट निकालना है, आई मल्टीप्लाई टी करना है, डिवाइड बाई ई करना। ई क्या मतलब? दिस वन। ठीक है, और देखिए जो आपको वैल्यू दिया रहेगा वो इसके टर्म में दिया रहेगा, सिर्फ ये चेंज रहेगा, इजीली समझ जाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट 1 एम्पियर, जैसे करंट है ना, तो करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर? कभी कभी आपसे बोलेगा कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप क्या बोलते हो? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड और यूनिट एरिया, तो हम एरिया वाला टर्म मतलब ऐड नहीं करेंगे, एरिया वाला टर्म नहीं बोलेंगे हम लोग, सिर्फ बोलेंगे इन 1 सेकेंड। फिर सवाल आता है कि एक एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? मान लो मैं बोलूं कि 1 कूलम, तुम चार्ज बोल दिया कि 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड के अंदर, इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। मेरा सवाल है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलाकर के 1 एम्पियर बनाता है? देखिए कितना बड़ा वैल्यू है ये, 10 का पावर 18। इतना पैसा मिलेगा चलो आप तो अमीर हो जाएंगे। फिर होता है, हाँ मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर ना। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए हम लोग अभी जो एक ह्यूज नंबर है, तो ये जो करंट देगा आपको 1 एम्पियर 2 एम्पियर के बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, हम लोग जो डोमेस्टिक यूज करते हैं घर में, नॉर्मल यूज करते हैं, आपका फ्यूज कितना वायर का होता है? कितना एम्पियर होगा? 5 एम्पियर का होगा। लेकिन जैसे ही आपका कोई भी हेवी ड्यूटी वाला मिलेगा अप्लायंस आएगा, लाइक मान लो आपको हीटर है, गीजर है, हेयर ड्रायर है, तो कम से वो रेंज करेगा फ्रॉम 5 टू 15। एसी के लिए कितना होता है? अप्रोक्स 15 एम्पियर एसी के लिए, 15 से ज्यादा हो सकता है। तो हम लोग यार दो, ये जो 1 एम्पियर करंट है वो काफी ज्यादा करंट है, इसलिए इसको हम लोग लैब में छोटा मेजर करते हैं। तो क्या लिखते हैं? मिली एम्पियर। ए में होता है ना 10 का पावर -3 एम्पियर, एंड माइक्रो मतलब 10 का पावर -6 एम्पियर। नेक्स्ट आपका टर्म आएगा डिफाइंड पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। पहले बोलता है डिफाइंड पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, दैट इज Q बाई W बाई Q। लिखो इसको। W क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन जो लगा, किसको लगा लाने में सर? Q चार्ज लाने में लगा, तो Q चार्ज यहाँ लिख दिया। तो पोटेंशियल क्या हो गया? W बाई Q, और पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि एनर्जी होती है एक तरह की है, ऐसे समझिए इसको। यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या है वर्क डन का? जूल। कूलम के लिए, चार्ज के लिए कूलम, तो जूल पर कूलम, इसको प्यार से क्या बोलते हैं? वोल्ट भी बोल सकते हैं। वो एंट्री वोल्टेज था ना, उसका नाम है ये। फिर यहां से आप निकालिए वर्क डन क्या होता है। ये सवाल आपको दिखेगा कब? जब निकालेंगे ना बिजली का बिल, तब आपको बोलेगा कि फाइंड एनर्जी। तो एनर्जी के टर्म में हम पहले तो वर्क डन निकालते हैं ना, अरे वर्क डन तो एनर्जी होती है। तो यहाँ पर आप काम करेंगे Q मल्टीप्लाई V करेंगे, आपको वहां से वर्क डन मिलेगा। ये तो हो गया सिंपल। चलिए ये क्या है सर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 10 में उसके लिए तो बहुत ब्रह्मास्त्र टाइप का है। V इक्वल्स टू IR, मतलब ये ओम्स लॉ है। स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट क्या है इसका? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हर बार टेम्परेचर कांस्टेंट करना आपको, तब जाके ये वैलिड, अदरवाइज वैलिड नहीं है। तो मान लो कभी सवाल आए, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन बोल दिया आपसे कि ओम्स लॉ वैलिड एट ऑल द कंडीशंस, ये सही बात है? नहीं सर, ये तब वैलिड है जब टेम्परेचर कांस्टेंट, अदरवाइज ये वैलिड ही नहीं है, फिर उसको गलत मानेंगे। फिर कैसा बिहेव करेगा वो? नॉन ओहमिक बिहेव करेगा। यहां से हमको एक नया क्वांटिटी मिलता है, दैट इज R। R फॉर रेजिस्टेंस, V बाई R, V बाई I लिखते हैं इसको। यूनिट क्या होता है इसका? ओम, मतलब वोल्ट बाई पर एम्पियर। वोल्ट एम्पियर नोन एज आल्सो ओम बोलिए इसको। इसको हम जब डिफाइन करते हैं ना रेजिस्टेंस को, तो ये जो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है कि आपका जो वायर है उसका लेंथ कितना है, उस वायर का थिकनेस कितना है। देखो थिकनेस लिखता है वो लोग, एरिया नहीं लिखता।
द रेट थिकनेस, हम लोग उसका एरिया लिखते हैं। अगर मान लो वायर बहुत पतला है तो एरिया उसका कम है, मोटा वायर तो एरिया ज्यादा है, तो हमने उसको एरिया टर्म में लिखा। यहां से आप बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो एल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस मोर इज द लेंथ ऑफ द वायर, मोर इज द रेजिस्टेंस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द एरिया। आप ये चीज नोटिस कर सकते हो, अगर वायर पतला है और एक वायर मोटा है, आपसे पूछेगा, चलो हम बोल दिए सवाल ये है कि दो वायर से, दोनों का नेचर सेम है, दो कॉपर वायर से, एक वायर पतला एक वायर मोटा, प्रूफ करिए, ये मैंने प्रूफ करवाया है, प्रूफ करिए कि जो पतला वाला रेजिस्टेंस है उसका करंट ज्यादा होगा या फिर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। प्रूफ कर सकते हैं आप, ट्राई करिएगा, इजी है ये, बहुत इजी है, ठीक, ज्यादा ही होगा, ठीक, ये लोग ये। अब इसको हम जब टू टर्म्स में लिखते हैं, मतलब हम दो वायर में जब कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे R1/R2 इक्वल्स टू ρ1/ρ2 मल्टीप्लाई L1/L2 मल्टीप्लाई A2/A1। अच्छा, ρ1/ρ2 क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर को कंसिडर कर रहे हैं। मान लो एक वायर कॉपर का है, एक वायर जिंक का मान लो, चाहे आयरन का मान लो, क्योंकि जो ये जो रेजिस्टिविटी है ना, ये हर एक वायर के लिए अलग अलग होती है, ये सबके लिए सेम नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर हम जो लिखे फॉर्मूला, बोल, क्योंकि इनवर्सली है ना बेटा, इनवर्सली है ना, इसीलिए ऊपर चला गया वो। अब सुनो, यहाँ जो लिखे फॉर्मूला R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2 मल्टीप्लाई A2/A1, इसके अंदर ये किसके लिए, ये कोई भी मटेरियल जो सेम मटेरियल है, मान लो सिर्फ कॉपर के लिए ये, या फिर सिर्फ जिंक के लिए, आयरन के लिए, टंगस्टन के लिए, मतलब सेम मटेरियल के लिए है ये। दूसरा, ये फॉर्मूला बनाओ, ये सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है। सवाल ये होता है, इसे मान लो मैंने पूछा कि एक वायर था, उसको 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, बताओ न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। तो एक तो आप याद करते हो, मतलब सॉल्व करते हो बैठ करके। अगर आप थोड़े से बड़े हो गए, अगर आप थोड़े से बड़े हैं और कभी किसी एग्जाम में बैठ गए तो चुपचाप कितना टाइम्स स्ट्रेच किया है, 3 टाइम्स, उसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर होता ही होगा। ये मैंने कैसे प्रूफ किया, देखो, मान लो आपका पहला लेंथ था L, अब कितना हो गया NL, 2 टाइम्स 3 टाइम्स इंक्रीज किया आपने उसको, मल्टीप्लाई, जितना टाइम्स लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगा उतना टाइम्स एरिया विल आल्सो डिक्रीज। व्हाई एरिया विल डिक्रीज, टू मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ द वायर, क्योंकि हम वॉल्यूम ऑफ वायर चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, एरिया जो A2 होगा वो हाफ, मतलब n टाइम्स कम हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आपको n² मिलेगा, मिलेगा। तो जो भी आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस रहेगा उसका n टाइम्स, मान लो एक वायर है जिसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस है 10, उसको हमें इंक्रीज कर दिए, 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दिए, देन व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, 3k² 9 मल्टीप्लाई 10, 90 आंसर, ठीक है। ओरली बोल सकते हो, एमसीक्यू में आ गई, आपको प्रूफ थोड़ी करने के लिए आएगा। यहाँ देखिए, ये किसके टर्म में, अभी सीबीएसई में लेटेस्ट कहानी यही चल रहा है। ये वो लोग भूल गया है कि लेंथ वायर होता है, एरिया होता है। दे आर टॉकिंग अबाउट द रेडियस, डायमीटर दे रहा है आपको, वो बोलेगा दो वायर का डायमीटर D1 D2 है, लेंथ तो वो आपको बोलेगा ही, बोलेगा फाइंड द रेजिस्टेंस का रेशियो कितना होगा। बच्चा यहाँ मार खाता है, बोलता है यार और R2 कैसे लाएंगे हम। अरे एरिया क्या आता है, बोलो एरिया क्या होता है, एरिया क्या है, एरिया इज पाई स्क्वायर ना, बस बैठा दो वहां पर, वही मिलेगा आपको, पाई से पाई कट जाएगा। समझ में आ रहा आपको ये हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ तो देखो, यहाँ पर क्या था, एरिया था ना, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई R2² होगा डिवाइड बाई पाई R1² होगा, पाई से पाई तो मर जाएगा, बचेगा क्या आपको, बस। तो ये रेडियस के फॉर्म में हो गया, रेडियस के फॉर्म में हो गया। अब आते हैं, अच्छा रो के बारे में आपसे क्या पूछेगा, रो क्या होता है, अब बोलिएगा रो क्या है, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जो किसी मटेरियल के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का नेचर कैसा है, नेचर कैसा है। रेजिस्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, एलॉय इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। जैसे जैसे मटेरियल का ऐसे बोल सकते हो कि मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया आपसे बोल दिया कॉपर, एक बोल दिया आपका प्लास्टिक, तो प्लास्टिक हैज मोर रेजिस्टिविटी, याद रहेगा, ठीक है। तो एलॉय क्या होता है, एलॉय हैज लो, अगर कम है तो ये ज्यादा होगा। अब ग्राफ, ये ग्राफ आपसे पूछेगा हर बार। अच्छा, ये ग्राफ कैसे एग्जाम में आ रहा है आपको, अब जो लोग नए बच्चे हैं, जो मतलब जो एग्जाम देंगे फर्स्ट टाइम, देखिए आपसे क्या करता है ना, आपको वो V और I का डेटा दे देगा। डेटा मतलब V इतना इतना, I इतना इतना है, ग्राफ बनाइए और स्ट्रेट लाइन आएगा, आपसे पूछेगा, पहला सवाल होता है वो लोग को होता है, बताइए इट इज ओमिक और नॉन ओमिक। तो अगर स्ट्रेट लाइन आया तो क्या बोलेंगे, ओमिक है, मतलब ओम्स लोग को फॉलो करता है। फिर बोलेगा फाइंड द रेजिस्टेंस,
हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस, किसी दो को डिवाइड कर दीजिए, किसी दो को डिवाइड कर दीजिए अपने मन से, दोनों का चेंज बाय दोनों का चेंज, आंसर आएगा। देखिए तो ये कैसा है, भी प्रोपोर्शनल आई है ना, तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग सम एंगल थीटा विद द करंट एक्सिस। ठीक है, एक्स मत बोलेगा, ये एक्सिस नहीं है, एक्स है पर इसको आप क्या पढ़ेंगे, करंट एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब आई लिखे हैं तो बगल में लिखिएगा यूनिट इसका एम्पियर, अदरवाइज काट देगा आपका, और यहाँ वोल्ट लिखिएगा। ठीक, स्लोप कैसे निकालेंगे इसका, स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, भैया बड़े है इसलिए बोले tan थीटा। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे चेंज ऑफ y बाय चेंज ऑफ x, जो x में y में चेंज हुआ, जो x में चेंज हुआ, उसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, और स्लोप से क्या होता है, हमको हर बार स्लोप से एक नया क्वांटिटी मिलता है, याद रखिएगा। जितना भी ग्राफ बनाइए आपका स्लोप ही इंपॉर्टेंट है, वो निकाल पाया तो आपका सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्लोप क्या दिया, v बाई आई दिया ना, चेंज इन y, y में क्या था v, x में क्या है i, तो v बाई आई क्या हो गया, r तो होता है ना, अभी तो लिखो इधर, देख r है ना, इसका मतलब इसका स्लोप क्या देगा, आपको रेजिस्टेंस देगा, क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा, याद रखिएगा। अब ये सवाल देखो, एक सवाल है, ऐसा आपको बहुत सा सवाल मिलेगा। मैंने एक लिखा है कि v और i लिखा है यहाँ पर, और ये दो रेजिस्टेंस लिख दिया R1 और RA और RB, आपको बोलना है कौन सा ज्यादा है, ज्यादा किसका रेजिस्टेंस है, तो आप क्या चेक करेंगे, किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप, तो स्लोप ज्यादा कैसे चेक करते हैं, आप चेक ऐसे स्ट्रेट पॉइंट ले लीजिए और इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो एक यहाँ चला गया और एक यहाँ चला गया ना। देखिए सेम करंट के लिए, मान लो करंट जो भी रहा होगा, सेम करंट के लिए इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पर है, और इसके लिए भी कितना है, यहाँ पर है, तो ज्यादा वैल्यू किसका है, RB का है ना, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर यही मान लो होता एरिया के अंदर तो उल्टा समझिएगा, तापमान में है तो डायरेक्टली समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा सवाल आ गया, सेम ग्राफ रहेगा, इधर आई और इधर में क्या है, V है, एक ये और एक ये है, यहाँ लिखा हुआ है T1, यहाँ लिखा है T2, बताओ कौन बड़ा है इसमें से, T1 बड़ा है सर, क्यों, क्योंकि T1 को हम ऐसे पकड़ेंगे कि अगर मान लो ये R होता, R होता तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता, क्यों, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस ना, आपको रिलेट करना पड़ेगा, आप ऐसे तुक्का मार के आंसर नहीं आ सकते। ठीक है, इधर आइए, नॉन ओमिक आप में तो है नहीं, बस ग्राफ याद करिए कि ग्राफ दिखता कैसे है, ग्राफ ऐसे दिखता है, आइदर दिस और दिस, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दो ग्राफ होता है, मतलब ये वेरिएबल ग्राफ्स है, ये दो कोई आप ड्रॉ कर दीजिए हो जाएगा। एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, उन लोग आजकल पॉपुलर हो गया है ये वाला फिलामेंट, बोलता है कि बल्ब का जो फिलामेंट है बताओ ये नॉन ओमिक है कि नॉन ओमिक है, तो एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है इट इज एन नॉन ओमिक, क्या ये नॉन ओमिक, कोई बोल पाएगा व्हाई इट इज नॉन ओमिक, अरे वो तो सबको पता है, क्यों नहीं है, वो तो ठीक है बट ऐसा क्यों होता है, क्यों फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें ये क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट, भाई आप बल्ब जलाइए उसका तापमान इतना बढ़ जाता है कि गर्मी होने लगता है, तापमान तो कांस्टेंट हुआ नहीं ना, तो हम क्या बोलेंगे, वो नॉन ओमिक हो गया। ठीक है, फिर आपका है ट्रांजिस्टर, आप ये देखे नहीं होंगे, बाद में देखिएगा बीसी में आइए देखिएगा। ठीक है, एलईडी भी नहीं देखे होंगे, आए नहीं ट्रांजिस्टर, अरे फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस मारेंगे, बस उल्टा उल्टा बोल रहे हैं। और एलईडी क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड, जो बल्ब चलाते हैं वो वाला बल्ब है। इधर आ जाइए, ये आपका है, देखो अब ये सीरीज या पैरेलल कैसे पता करेंगे, देखो हर एक रेजिस्टेंस क्या होगा, इन सिंगल वायर जुड़ा हुआ ना, तो अगर सिंगल वायर में तो हम क्या बोलेंगे, सीरीज में, किसमें है, सीरीज में, R1 R2 R3 वाला सीरीज। यहाँ पर एक एमीटर है, एमीटर क्या काम करता है, एमीटर क्या करता है, एमीटर मेजर्स द करंट। ठीक है, अब बता मेरे को, जो एमीटर करंट मेजर करता है तो एमीटर का क्या कैरेक्टर होता है, उसका फीचर क्या है, एमीटर सीरीज में या पैरेलल में, उसको कैसे ऐड करते हैं, एडेड इन सीरीज, और उसका रेजिस्टेंस हाई या लो, वाई लो। सवाल तो है, ये एनसीईआरटी का 2 मार्क्स का सवाल है। देखिए ये बहुत बढ़िया, ये एनसीईआरटी में 2 मार्क्स का सवाल है, मैं अपने से नहीं बोल रहा कि एमीटर को हम सीरीज में क्यों ऐड करते हैं, और करते हैं उसका रेजिस्टेंस लो क्यों रखते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड होता है, ऐड होता है। अगर एमीटर का खुद का भी एक रेजिस्टेंस होगा तो भाई उसमें ऐड होगा ना, तो करंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली करंट कम हो गया। हम तुमको ऐड किया था करंट मापने के लिए, तुम खुद कम कर दिया,
तो तुम किस काम का आदमी है। इसीलिए योर रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो, वेरी लो। तो एक सवाल आया, बताओ मेरे को कि एक आइडियल एमिटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो होता है ना। तो हाई मेरे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब जीरो हो गया, इसको लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, इसका देखो, इसमें क्या सिंगल वायर है ना, तो सिंगल वायर तो क्या होगा, सब में सेम सेम करंट जाएगा। तो ये बोल सकते हैं कि I1 I2 I3 सब सेम हो जाएगा। क्या होगा, ये एमसीक्यू में आपका सवाल आएगा, कहीं के एग्जाम में दिया रहेगा कि I1 I2 से बड़ा है, मतलब कुछ भी लिखेगा वो लोग, आपको ध्यान देना ये कहाँ लाइन लिखा हुआ, उसको टिक मारना है, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, अच्छा देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल है ना, वो क्या होगा, सब में अलग अलग डिवाइड होगा, अलग अलग डिवाइड होगा, ठीक। क्यों होगा, ओम्स लॉ फॉलो करें, V इक्वल्स टू IR। तो V इसके लिए मान लेते V1, इसके लिए V2, इसके लिए V3, सबको जोड़िए, क्या मिलेगा, V मिलेगा ना। 10 वोल्ट का बैटरी सब में थोड़ा थोड़ा यूज कर लिया, जोड़िए 10 वोल्ट ही आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। अगर आपको सीरीज यूज करना तो ये हो गया। अच्छा, सीरीज में एक फायदा क्या होता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो RS होता है ना, RS क्या होता है, RS जो होगा वो हमेशा सबसे बड़े वाले से भी बड़ा होगा, ठीक है। मान लो ये R3 सबसे बड़ा था तो उससे ही बड़ा होगा, उससे भी ये बड़ा होगा, ये पहचान है सीरीज का। अगर मान लो हमारे पास क्या है, सारे रेजिस्टेंस इक्वल हो गए तो वैल्यू क्या आएगा RS का, N मल्टीप्लाई R आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास 2 ओम के 10 रेजिस्टेंसेस है, तब सबको 10 बार जोड़ेंगे नहीं, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, N इंटू R हो गया, N इंटू। सेम विद द पैरेलल सर्किट, यहाँ देखिए पैरेलल में क्या होता है, सारे रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल एक पॉइंट पे होता है। मान लो ये पॉजिटिव है, क्या है, और ये नेगेटिव है, सारे पॉजिटिव एक तरफ, सारे नेगेटिव एक तरफ, बैटरी में ऐड किया, इसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोल क्या है, इसमें लगता है वोल्टेमीटर, इसमें क्या लगेगा, व्यूज वोल्टेमीटर, व्यूज। अरे आपको मेजर क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस करना है, उसके लिए वोल्टेमीटर, करंट के लिए एमीटर, ठीक, ओके। अच्छा, वोल्टेमीटर वाला बात बाद में बोलेंगे कि कैसे ऐड करते हैं। याद रखिएगा, वोल्टेमीटर एडेड इन पैरेलल सर्किट एंड इट हैज हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस क्यों, ताकि वो करंट ज्यादा दे, ताकि VM को ज्यादा मिले। अब यहाँ पर क्या होगा, करंट अलग अलग बटेगा। मान लिया यहाँ से I करंट गया और ये अलग अलग डिवाइड हो गया, सो I1 I2 I3 चलेगा, सबको जोड़ना, ये पैरेलल के लिए लिखना, और ये किसके लिए है सर, ये आपका when the resistances are equal for n number of, तो होगा R/N। अच्छा, यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि सब कुछ पैरेलल में है, तो जो RP का जो वैल्यू आता है ना, वो क्या होता है, इट इज लेस देन द लोवेस्ट वैल्यू। जो सबसे कम होता है ना, मान लो कि 2 3 4 को ऐड करो पैरेलल में, तो जो आंसर आएगा वो 2 से भी कम आएगा, 2 से भी, ये पहचान है। फिर ये सवाल तो पॉपुलर हो गया CBSE के लिए, पता नहीं कितना बार आ गया है। रेशियो आपसे पता क्या बोलता है, तो बोलता है कि सेम रेजिस्टेंस को एक बार सीरीज में ऐड किया, एक बार पैरेलल में ऐड किया, बताओ दोनों का रेशियो कितना होगा। आंसर होगा n²/1, कुछ नहीं तो वहां लिख लो, ठीक। दूसरा क्या होगा, पावर, हीट कितना जनरेट करेंगे, एक वायर हीट कितना जनरेट करेगा, ये कौन सा नियम है सर, दिस इज द जूल्स लॉ, याद है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, H इक्वल्स टू VIT या फिर I²RT। और इसी से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम बोल सकते हो। तो VIT/T करें तो T कट जाएगा, यहाँ से मिलेगा VI, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो हमको ये जो मिलेगा ना फॉर्मूला, ये वाला P इक्वल्स टू V²/R, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बोलेगा मेरे को, देखो हमारे पास ये भी तो फॉर्मूला है ना, और ये भी तो है, तो हम 90% किस में यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं, वाई। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, ये किस में है, ये सीरीज में है कि पैरेलल में? अच्छा, इसमें कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल है, कोई बोल पाएगा मेरे को? सीरीज में R पैरेलल, क्योंकि अगर हम I कांस्टेंट कर देंगे तो ये बन जाएगा सीरीज, दिस बिकम पैरेलल। और आपकी जो घर की वायरिंग है किसमें हुई है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल में हुई है, तो जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा वो पैरेलल के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, 90% ये आपको यूज करने मिलेगा, 100% कहीं भी आप सवाल सॉल्व करिए फर्स्ट इसका यूज करने मिलेगा। हो गया, अब थोड़ा सवाल लिखिए।